नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में आद्या नाम की बच्ची के इलाज में मेडिकल लूट का बेशर्म चेहरा सामने आया है। जी बिजनेस ने पहले ही आपको बताया था कि किस तरह आद्या की मौत के बाद फोर्टिस अस्पताल ने उसके परिवार को लंबा चौड़ा बिल थमाया और अब एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने भी उस पर मोहर लगा दी है। अपनी रिपोर्ट में एनपीपीए ने 5% से 1700% तक का मुनाफा कमाने की बात कही है। सवाल यह है कि निजी अस्पताल इलाज के नाम पर कैसे लूट का खेल जारी रख सकते हैं, कैसे उन पर लगाम लगेगी। सवाल रेगुलेटरी अथॉरिटी पर भी है, वो क्यों देर से जागती हैं। इन्हीं खास सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस खास पेशकश फोर्टिस की लूट पर एनपीपीए की मोहर में। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। इलाज के नाम पर जमकर हुई लूट। फोर्टिस गुरुग्राम में 7 साल की बच्ची आद्या के इलाज के नाम पर अस्पताल ने कई गुना पैसा वसूला। ये मुनाफा 1700% तक था और इस बात पर मुहर लगाई है एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने। फोर्टिस गुरुग्राम में हुई मेडिकल लूट। आद्या के इलाज में जमकर हुई मुनाफाखोरी। 5% से लेकर 1737% तक मुनाफा कमाया गया। 7 साल की बच्ची आद्या डेंगू से पीड़ित थी। फोर्टिस गुरुग्राम में उसका इलाज हो रहा था। उसकी जान तो नहीं बची, लेकिन अस्पताल ने आद्या के घर वालों को 16 लाख का लंबा चौड़ा बिल थमा दिया। जी बिजनेस ने इस मेडिकल लूट के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। हमारी मुहिम का असर हुआ और हरियाणा सरकार ने अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। 3 दिन से आईएमए जिस तरह के जवाब दे रहा है वो निराश कर रहा है। जांच कमेटी ने भी अस्पताल को दोषी पाया और अब एनपीपीए ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आद्या के इलाज में अस्पताल ने जमकर मुनाफा कमाया। एनपीपीए के मुताबिक आद्या के केस में फोर्टिस ने 1700% तक मार्जिन कमाया। दवाइयों और दूसरे सामानों पर कई गुना प्रॉफिट कमाया गया। ₹5.80 में मिलने वाले 3-वे स्टॉपकॉक बाइवॉल्व को 106 रुपए में दिया गया, यानी 1737% मुनाफा। नॉन वेंटेड आईवी इन्फ्यूजन सेट जो कि बाजार में ₹8.40 पर खरीदा जा सकता है, उसे अस्पताल ने 115 रुपए में दिया, यानी 1271% मुनाफा। ₹15.29 वाली डिस्पोजेबल सिरिंज 200 रुपए में दी, यानी 1208% मुनाफा। 200 mg का डोबिटामाइन इंजेक्शन जो कि अस्पताल ने ₹28.40 में खरीदा, उसे ₹287.50 में दिया गया, यानी 914% मुनाफा। 1 ग्राम 100 ml पैरासिटामोल का इंजेक्शन ₹36.30 में खरीदा गया, उसे ₹310 में दिया गया, मुनाफा 754%। 1 ग्राम मेरोपेनेम इंजेक्शन ₹404.30 में खरीदा गया और ₹3112.50 में बेचा गया, यानी मुनाफा 670%। एनपीपीए ने पूरी लिस्ट जारी की है, हर एक चीज पर कई गुना मुनाफा। हालांकि इसके बाद फोर्टिस गुरुग्राम ने सफाई दी। अस्पताल ने सफाई दी कि उसने एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा चार्ज नहीं किया, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का उल्लंघन नहीं किया और दूसरे निजी अस्पताल भी यही चार्ज करते हैं। अस्पताल के मुताबिक उन्होंने एमआरपी से ज्यादा चार्ज नहीं किया, लेकिन यहाँ बात है मुनाफा कमाने की, क्योंकि कंपनीज जिस दाम पर अस्पतालों को दवाइयाँ और दूसरे सामान देती हैं, जिन्हें प्रोक्योरमेंट प्राइस कहा जाता है, वो एमआरपी से काफी कम होता है। यानी कि किसी दवाई का एमआरपी अगर 25 रुपए है, तो वो दवाई कंपनियां काफी कम कीमत पर अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर सप्लाई करती हैं। निजी अस्पताल इसी बात का फायदा उठाते हैं और कई गुना मुनाफा कमाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी बिजनेस लगातार ये मुहिम छेड़े हुए कि किस तरह से निजी अस्पतालों में लूट का खुला खेल जारी है और अब जिस बात को लगातार जी बिजनेस उठाता रहा है, उस पर अब एनपीपीए ने भी मोहर लगाई है। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, सीएमडी मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर। बहुत स्वागत है डॉक्टर रवि मलिक। डॉक्टर अजय गंभीर, एग्जीक्यूटिव मेंबर दिल्ली मेडिकल काउंसिल। बहुत स्वागत है डॉक्टर गंभीर आपका भी। और शुरुआत डॉक्टर मलिक आपसे ही करेंगे। जी बिजनेस ने बहुत दिनों पहले से ही ये मुहिम छेड़ रखी थी और उसने बार बार अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरह से 1 का 4 करके मरीजों से वसूली होती है। और अब एनपीपीए ने भी उस पर मोहर लगाई है। 1700% तक की बात आपने भी सुनी इस रिपोर्ट में भी, और उससे पहले आपने भी देखा होगा।
लगता नहीं है आपको कि वाकई जिस मकसद के साथ सरकारी जमीन का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, या सरकार जमीन देती है आपको सस्ते दामों पर एक नोबल कॉज के लिए, उसका सरासर उल्लंघन हो रहा है? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से आपने सारे कंज्यूमेबल्स के रेट्स बताए और उसके बाद किस रेट्स पे वो आगे पेशेंट्स को दिया जाता है और जिस तरह से मुनाफा है, इट इज़ एन अनडिफेंसिबल सिचुएशन। इसके अंदर तो किसी तरह का ना कोई भी कम्युनिटी किसी किस्म का डिफेंस दे सकती है ना दे पाएगी अगर मुनाफा जो है वो 900%, 1000% या 1700% तक है, डेफिनेटली। और इसके अंदर मैसेज ये आता है, सरकार को भी ये मैसेज जाता है कि प्राइसिंग का कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे यहाँ पे NLEM और नॉन NLEM करके ड्रग्स होती हैं, तो प्राइसिंग कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है। कोई भी कंपनी वो एक ही सिंगल ड्रग को तीन दामों पे बेचती है। अगर एक कंपनी है वो एक ही मॉलिक्यूल को जेनरिक में अलग दाम पे बेचेगी, ब्रांडिंग में अलग दाम पे बेचेगी, इस सब को रुकना चाहिए। प्राइसिंग वाली अथॉरिटीज को सामने आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कौन रोकेगा सर? 20, 25, 30% का प्रॉफिट कुछ हद तक समझ इसका मतलब है डॉक्टर मलिक, जो बात आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सब जानकारी सभी को है, चाहे वो अथॉरिटीज की बात हो या हॉस्पिटल की बात हो। आम लोग तो खैर ये महसूस करते ही हैं कि उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है इन निजी अस्पतालों में। लेकिन डॉक्टर गंभीर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर कभी इस तरह की शिकायत होती है इन अस्पतालों के खिलाफ, तो कैसे डॉक्टर्स, कैसे निजी अस्पताल एकजुट हो जाते हैं? अभी हमने शालीमार बाग मैक्स अस्पताल का केस देखा था, किस तरह से उसमें सारे डॉक्टर्स ने हड़ताल तक पर जाने की धमकी दे दी थी। तो इस नेक्सस को कैसे तोड़ा जा सकता है? बहुत अच्छा आपने फरमाया। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये क्यों हो रहा है। तो कोई इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है जो वॉल्यूम यूज़ करती है, और इकनॉमी की वजह से 10वां नंबर का कंट्री है जहाँ इतनी दवाइयाँ यूज़ होती हैं और इतने ज़्यादा मेजर हैं। 26 मिलियन बच्चे तो हर साल हमारे पैदा हो जाते हैं। तो इनके लिए एक प्राइस कंट्रोल करना ज़रूरी था, जो लिया, और 2013 में ये एक्ट भी आया। लेकिन इसके साथ एक सरकार ने एनफोर्समेंट विंग भी बनाया था। एनफोर्समेंट विंग सरकार का ये था कि वहाँ का ऑफिसर जाएगा, बीच बीच में इसको चेक करेगा और कितनी दवाइयाँ अपने आप जाएगा और अपने आप लिख के लेगा वो। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, और मेरी तो ये गुजारिश रहेगी सरकार को कि भाई बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाती है सरकार, पार्लियामेंट हमारी, इम्प्लीमेंटेशन वीक है। अगर आज मुझे ये नहीं समझ में आता है डॉक्टर गंभीर, आप लोग सारी बातें, आप सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, सरकार को मॉनिटर करना चाहिए, यहाँ पर फेलियर कहीं ना कहीं, यहाँ पर फेलियर कहीं ना कहीं एनपीपीए जैसी अथॉरिटीज का भी है। आपको हम तो ये भी कह रहे हैं। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ। बिल्कुल, आप कह रहे हैं डॉक्टर और जो नेक्सिस है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो बताया प्लानिंग कमीशन का भी डाटा, और दिल्ली में भी देखेंगे 70% हॉस्पिटल डॉक्टर ओन हॉस्पिटल हैं, छोटे हॉस्पिटल हैं। ये बड़े हॉस्पिटल के विभाग में किसी भी डॉक्टर के हाथ में ये नहीं रहता कि कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी ब्रांड की दवाई लेनी है, किस कंपनी से लेनी है, किस प्राइसिंग पे लेनी है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस टाइप के नोट आए, हमारे कई लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, और उनके लिए लॉबिंग कर रहे होंगे, और जो मैं उनको बिल्कुल भी, मैं उनके साथ नहीं हूँ। ये बिल्कुल गलत है कि किसी ने धमकी दी कि हम इसके लिए स्ट्राइक करेंगे और उसके लिए कम करेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है, हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और मेजॉरिटी डॉक्टर उसको, मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट नहीं करते हैं। आप उन लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो जो कुछ चंद हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनके लिए लॉबिंग भी करते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। और ये बिल्कुल गलत है अगर किसी ने आपको धमकी दी है, और इस टाइप की धमकियां नहीं देनी चाहिए कि स्ट्राइक हो जाएगी। स्ट्राइक इज नॉट द सोल्यूशन, और इस बात पे स्ट्राइक करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। एक सिस्टम इंप्रूव हो रहा है और मैं इसको पूरा सपोर्ट करता हूं। रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ कंज्यूमर लॉयर फोन लाइन पर। रेखा जी, आपको क्या लगता है यहां पर फेलियर, क्या आपको लगता है कि सरकारी अथॉरिटीज का भी है? एनपीपीए ने भी अब जाकर ये सारी बातें सामने रखी हैं कि 1700% तक ज्यादा चार्ज किया जा रहा है जब एक मासूम बच्ची की मौत होती है। हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि आपको आंखें खोलने के लिए, सरकार की अथॉरिटीज के लिए, किसी की जान जब जाती है तब ऐसा होता है।
जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची, इस मासूम बच्ची की ये जो घटना घटी उस बच्ची के साथ में, ये शो करता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से हम अपने हमारे देश के अंदर जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो सही तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं उनको पहुंच नहीं पा रही है और कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। तो इसके लिए हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 के अंदर जो बना था, उपभोक्ता कानून बना था उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, और जिसका जो सीधा जो मतलब है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का वो यही है कि कोई भी जो उपभोक्ता है अगर कोई चीज़ को, वस्तु को खरीदता है या किसी सेवा को खरीदता है तो उसको सेवाएं जो हैं, मेडिकल सर्विसेज है या कोई भी जो सेवाएं हैं वो सही तरीके से उसकी सेटिस्फैक्शन पे मिलनी चाहिए। इसी कानून के तहत जो मेडिकल सर्विसेज जो है वो भी अगर उसके अंदर कोई तरह की न्यूनता पाई जाती है तो उसके अंदर डॉक्टर्स और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या हॉस्पिटल जो है उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो ये फोर्टिस हॉस्पिटल में इस केस के अंदर जिस तरीके से मनमानी करी और जिस तरीके से उसको सही तरीके बच्चे को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली और इतने लाखों रुपए का जो बिल बनाया गया, ये एक बिल्कुल 100% एग्जाम्पल है, क्लियर एग्जाम्पल है। और कमाल की बात ये है रेखा जी, डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जी रेखा जी, कमाल की बात ये है कि फोर्टिस ने अपनी सफाई में ये कहा है कि हमने एमआरपी से ज्यादा चार्ज नहीं किया है, हमने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि दूसरे प्राइवेट अस्पताल भी ऐसे ही चार्ज करते हैं, यानी कि वो भी ऐसे ही चार्ज कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, तो हम गलत नहीं है। डॉक्टर मलिक, ये कैसी दलील है? ये जो दलील है जो फोर्टिस हॉस्पिटल ने दी है ये बिल्कुल गलत दलील है। सिर्फ ये कहना कि हम एमआरपी से ज्यादा नहीं चार्ज कर रहे, बाकी हॉस्पिटल से चार्ज कर रहे हैं, ये गलत बात है। क्योंकि जब भी कोई जो पेशेंट जब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो उसको हर तरीके से उसको अपने राइट्स के बारे में बताया जाना चाहिए उसको कि आपको किस तरह की सेवाएं हम प्रोवाइड करेंगे इस हॉस्पिटल के अंदर, आपको क्या, उसको कोई भी तरह का उसको रेखा जी इस पे एक रिएक्शन मैं डॉक्टर मलिक और डॉक्टर गंभीर दोनों का लेना चाहता हूं। डॉक्टर मलिक, ये कैसी दलील है कि दूसरे प्राइवेट अस्पताल भी ऐसे ही चार्ज कर रहे हैं, हम एमआरपी से ज्यादा नहीं करते हैं, हमने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है? और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट दी है, आप भी वाकिफ होंगे उससे, और ये पटपड़गंज के अस्पताल, एक निजी अस्पताल की बात है कि वहां पर कैसे सिरिंज की कीमत को बढ़ा चढ़ाकर लिया गया है। और उसमें एक बात ये भी बड़ी चौंकाने वाली सामने आई कि जो एमआरपी है उससे भी कहीं कम में ये सिरिंज या ये तमाम जो मटेरियल है वो मिलते हैं अस्पतालों को। उसमें एक क्रेडिट नोट वर्ड यूज किया गया है कि क्रेडिट नोट होता है, और ये प्रैक्टिस बताई गई है, जनरल प्रैक्टिस बताई गई है। तो ये किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं? देखिए, ये वाला डिफेंस जो है किसी भी किस्म से नहीं देना चाहिए कि सब लोग चोरी कर रहे हैं तो हम भी चोरी करें, ये तो खैर दलील नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसके अंदर जैसे कि आपने पहले भी कहा कि इसके अंदर आप सरकार की क्यों बात कर रहे हैं, सरकार का एक लूप होल है इसके अंदर। एमआरपी जो है उसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। एमआरपी मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसके ऊपर सरकार ने एक तरह से छूट दिया कि इस प्राइस तक आप ले सकते हैं। इसके ऊपर जो है कंट्रोल होना बड़ा ज़रूरी है। मैं मानक जी आपको एक चीज़ बता दूं, जेनरिक ड्रग्स का चलन होना चाहिए। केवल और केवल अगर जेनरिक ड्रग्स लिखी जाती हैं, केवल और केवल जेनरिक ड्रग्स की अगर अवेलेबिलिटी अच्छे से हो जाए तो ये वाली प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, और इसका कंट्रोल जो है वो डेफिनेटली आप मानते हैं ऊपर है। डॉक्टर मलिक, आप मानते हैं कि ये जो लूप होल है, डॉक्टर मलिक, ये जो लूप होल है उसका फायदा उठा रहे हैं अस्पताल, मनमानी कर रहे हैं, फिर आप ये मानते हैं? डेफिनेटली ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये मनमानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी के साथ में मरीजों का किसी भी हिसाब से फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। इसमें कोई मानक जी इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हम सब लोग आपके साथ हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, जहां तक प्राइसिंग का तल्लक है, अस्पताल में दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूशन का तल्लक है, वो जो अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं उनके हाथ में भी नहीं होता। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप इसी पेशेंट का बिल ले लो, अगर 15 या 18 लाख के बिल में से डॉक्टर का मात्र 50,000 रुपए आता है, तो वो तो बेशक केवल 3.5 से 4% का वो उस बिल का हकदार है। बाकी ठीक है डॉक्टर मालिक, ठीक है, बहुत सारे अस्पताल डॉक्टर्स भी चला रहे हैं, बहुत सारे अस्पताल डॉक्टर्स भी चला रहे हैं। डॉक्टर गंभीर,
एक रिपोर्ट आई थी, ज्यादा समय नहीं हुआ, 2 साल पहले की बात है, और हेल्थ मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है कि हर साल हमारे यहाँ करीब 6 करोड़ लोग, प्रिसाइसली अगर मैं बात करूं फिगर की, तो 6 करोड़ 30 लाख लोग गरीब हो जा रहे हैं सिर्फ इलाज के चलते हमारे देश में। आपको लगता नहीं कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत अफसोसनाक है ये? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इतना बढ़ता जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट में कि मैं भी किसी अस्पताल में जाऊंगा तो मेरे को देने के लिए भी असंभव होगा। और जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 50% ऑफ इंडिया जो नहीं कर पा रहा है, तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल जैसी जो संस्थाएं हैं सर, वो क्या डॉक्टरों की, अस्पतालों की आवाज उठाने के लिए है? सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अस्पताल हमारे एक्ट में भी नहीं आते, और एज ए सिटीजन और एज ए डॉक्टर कोई भी हम ऐसा मुद्दा नहीं उठाते किसी भी अस्पताल के लिए, ना हम किसी के लिए लॉबिंग करते हैं। हम डॉक्टर्स की जो हमारे पास कंप्लेंट और रेगुलेटरी बात आता है, और एक दिल्ली मेडिकल काउंसिल में अलग एक्ट है कि हम डॉक्टर की मदद भी कर सकते हैं कई डॉक्टर जब गलत फंसे हैं जी। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा कि हम किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के बारे में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं, जो मलिक साहब ने बताया, 16% शेयर जो है हम रिटेलर को देते हैं, 16% जो एवरेज मार्केट प्राइस होता है, जिसको सीलिंग प्राइस एवरेज लेके करके स्टडी करके लिया जाता है। ये नियम है। 16% तक तो मान लिया, 25% तक भी मान लिया, उसका भी उल्लंघन हुआ है। उसका भी उल्लंघन हुआ है, मैं यही कह रहा हूं ना। हाँ, तो ये हम इसको बिल्कुल नहीं छुपाएंगे। जिन डॉक्टर ने छुपाना है, जो किसी हॉस्पिटल के लिए लॉबिंग कर रहा है, करेगा दिल्ली मेडिकल काउंसिल, या मैं पर्सनली किसी के लिए भी लॉबिंग नहीं करूंगा इसके बारे में। डॉक्टर साहब, अफसोस की बात यह है कि आप लोगों की तरफ से भी कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। बिजॉन मिश्रा हमारे साथ है, कंज्यूमर एक्टिविस्ट। बिजॉन, आप लगातार इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और आपने देखा है किस तरह से जी बिजनेस लगातार निजी अस्पतालों की लूट की खबर दिखाता रहा है, और अब एनपीपीए ने भी उस पर मुहर लगाई है। आप भी वाकिफ होंगे, कल जो रिपोर्ट आई है एनपीपीए की, उसमें आद्या वाले मामले में किस तरह से मुनाफाखोरी की गई है सामने आया है। बिजॉन से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन रेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता नहीं कि बहुत अफसोसनाक है? क्योंकि ये थोड़ी देर पहले, जैसा भी मैंने शुरुआत में कहा था, कि सरकार आपको सस्ती दरों पर जमीन देती है, कुछ बेड जो है रिजर्व करने की बात करती है गरीबों के लिए, वो सारी चीजें आप नहीं मानते हैं, और उस पर भी आप जो आम जो मरीज है उनसे 1700% तक ज्यादा वसूली कर रहे हैं। मतलब इंसानियत रही नहीं गई है अस्पतालों में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एब्सोल्युटली अन्याय है, और एक तरह से एक्सटॉर्शन करने के तरीके हैं। जो पेशेंट होता है, उसके परिवार को उस समय और कुछ भी नहीं सूझता, उसको सिर्फ अपने पेशेंट की, अपने मरीज की जान बचाने की सूझती है। और जिस तरीके से आपने आंकड़े बताए कि किसी बीमार का इलाज कराते कराते ही परिवार जो है वो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है, तो इसके अंदर जो भी कोई व्यक्ति है जो इससे पीड़ित होता है, उसको ऐसा नहीं कि चुप हो जाना चाहिए, उसके बारे में अपने जो कानूनी अधिकार जो है उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे मैंने अभी पहले कहा था, अगर कोई ओवर प्राइसिंग इस तरीके से करता है एमआरपी की आड़ के अंदर, अगर फोर्टिस अस्पताल ने एमआरपी की आड़ लेके अपने बिल को जस्टिफाई करने की कोशिश करी है, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की श्रेणी के अंदर आता है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कवर्ड है। तो ये जो इस बच्ची के जो पिताजी हैं, उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत फोर्टिस हॉस्पिटल और जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर एक कंज्यूमर कंप्लेंट करनी चाहिए, और साथ साथ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर भी इस तरह की जो मनमानी करने वाले जो अस्पताल हैं और जो डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ये कोशिश करनी चाहिए, जिससे आज इस बच्ची के साथ हुआ है, आज इस बच्ची के परिवार ने जो चोट खाई है, वो कल कोई और व्यक्ति ना खाए। तो अगर इस तरीके से मनमानी करते रहे, लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ में आती है रेखा जी, तो कोई भी इलाज नहीं करवा पाएगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि क्या सरकार भी कहीं ना कहीं बहुत ही बेचारगी सी यहाँ पे नजर आती है, बहुत बेचारी सी भूमि उसकी तस्वीर नजर आती है कि आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। दिल्ली सरकार ने अगर एक्शन लिया भी तो उसके जवाब में हड़ताल तक की धमकी दी गई। बिजॉन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिजॉन, आप लगातार इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े रहे, और हम जिस तरह से खबरें दिखाते रहे कि कैसे निजी अस्पतालों में लूट का नंगा खेल चल रहा है, अब एनपीपीए ने भी उस पर मुहर लगा दी, और एनपीपीए ने कहा है कि कानून के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। आपको लगता है ये दिस इज एनफ? नो, इट इज नॉट एनफ। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी अब
पेशेंट्स के पक्ष में काम होने लगेगा, क्योंकि अब ये सब लूटमार नहीं चलेगा। अब इनको बंद करना होगा, बहुत हो गया है। अब कोई भी पेशेंट्स इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग जागरूक हो गए हैं, लोग जग गए हैं, लोगों में एक बहुत ही आशा आ गया है कि कुछ ना कुछ होगा उनके पक्ष में। तो हम समझते हैं कि अब ये काम नहीं चलेगा। जैसे लाइसेंस जब्त किया गया है वैसे सील भी हो जाएंगे बिल्डिंग, और ये लोग यदि मनमानी काम करते रहेंगे तो हो सकता है कि इस ढंग के सारे अस्पताल बंद हो जाए हमारे देश में। तो हम लोग को चाहिए नहीं इस ढंग के लूटमार। आपको लगता नहीं है बिजॉन की जब कोई मरीज जाता है उसके परिवार वाले मजबूर होते हैं, उनको अपना जो मरीज है वो उसको ठीक करना उनकी प्रायोरिटी होता है। इसके लिए चाहे उनको घर बेचना पड़े, अपनी जमीन बेचनी पड़े, जेवर गिरवी रखने पड़े। और यही आंकड़ा मैं अभी दे रहा था जिसका अभी जिक्र रेखा जी भी कर रही थी कि 6 करोड़ 30 लाख लोग हर साल गरीब हो जा रहे हैं इलाज की वजह से, और उसमें निजी अस्पतालों की बहुत बड़ी भूमिका है। नहीं, इसीलिए हम लोग सरकार को बाध्य कर रहे हैं कि वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लाएं हमारे देश में। हर एक नागरिक को वो कवर करें, या तो पब्लिक अस्पताल से या प्राइवेट अस्पताल से, लेकिन कवर हो और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, और लोगों को सही ढंग का इलाज मिले। इस पे बहुत जल्दी कानून आएगा। अब आप देखिएगा कि जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार ने चला रहे थे, कई कई स्टेट चला रहे हैं, वैसे सारे देश में अब इस ढंग की योजना शुरू करेंगे हम लोग, और उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो भी अस्पताल मुनाफाखोरी करने का कोशिश करेगा उस अस्पताल को बंद कर दिया जाएगा। और हम लोग चाहते हैं सरकार पेशेंट्स के पक्ष में लड़े, ये नहीं कि हम लोग को कोर्ट जाना पड़े कॉम्पनसेशन मांगने के लिए। पेशेंट्स नहीं जाएंगे आप कोर्ट। अब इस पर रोक कैसे लगे? आपने भी अपनी बात रखी है बिजॉन। डॉक्टर रवि मलिक, इस पर रोक कैसे लगे? आपने शुरू में ही कहा था कि सरकार को अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। आपको लगता है कि एक नई मेडिकल पॉलिसी की जरूरत है जिसमें ये तमाम बातों को ध्यान में रखा जाए? डेफिनेटली प्राइस कंट्रोल करने के लिए एक सख्त पॉलिसी आनी चाहिए, ना केवल पॉलिसी आनी चाहिए, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और आपकी बात ये भी बिल्कुल सही है कि गरीब आदमी जो है उसको वो गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, तो ये तो अन्याय है। इसको तो कोई भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स की बॉडी, कोई भी इसको डिफेंड कभी भी नहीं करेगी। और डेफिनेटली पॉलिसी आनी चाहिए, सख्त कानून आना चाहिए, और उसका इम्प्लीमेंटेशन होनी भी बहुत आवश्यक है। डॉक्टर गंभीर, कैसे रोक लगे इस पे? हमारे नापा में कुछ चंद चीज़ें हैं कि हम प्राइसिंग कैसे करते हैं। और अगर हमने यहाँ पे इंडिया में वैक्सीन की बहुत बात हो रही है, प्रधानमंत्री बहुत बात कर रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि इसकी प्राइसिंग के लिए एक रेफरेंस है, एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइसिंग, इंटरनल रेफरेंस प्राइसिंग, इंडेक्स प्राइसिंग। अलग अलग कंट्री ने अलग अलग माध्यम बनाया हुआ है। हमें दूसरी कंट्रीज से भी सबक सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ रेफरेंस प्राइसिंग है, ऑस्ट्रेलिया में फ्रांस में नेगोशिएशन प्राइसिंग है, और ऑस्ट्रेलिया में रेगुलेटरी प्राइसिंग है। तो मेरे को लगता है इस कंट्री में हम रेगुलेटरी प्राइसिंग हमें करनी पड़ेगी, लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा प्राइसिंग के लिए, और उसको करना पड़ेगा। तो अलग अलग हमारे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, कोई ध्यान नहीं करता है यहाँ पे। माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूँ, बीच में टोक रहा हूँ। थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि 16% रिटेल में अगर आप शेड्यूल्ड ड्रग्स बेच रहे हैं तो 16% से ज्यादा मार्जिन आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। नियम है, अभी भी नियम है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में आप कैसी पॉलिसी लाने की हम लोग बात कर रहे हैं, के अलावा और सख्त कैसे किया जाए जब इसी का पालन नहीं हो रहा है? सर, हमारे यहाँ 16% सिर्फ 700 ड्रग और 1000 ड्रग है सिर्फ। मैं यही तो कह रहा हूँ, जो एसेंशियल ड्रग और नॉन एसेंशियल ड्रग और शेड्यूल्ड ड्रग में से अगर आप देखेंगे 780 तकरीबन, मेरे को अप्रॉक्सीमेटली इतना याद है, इतनी ड्रग्स हैं जो इसके अंदर है। हमें उसको एक्सपेंड करना है, हमें डिस्पोजेबल्स पे भी जाना है, और ड्रग पे भी करना भी। प्रधानमंत्री ने सिर्फ स्टेंटिंग की बात करके छोड़ दिया, सिर्फ स्टेंटिंग से काम नहीं करेगा, हमें और चीजों में भी आगे करना है। ये अच्छा स्टेप था, और हमें इसको लेना है। और हम सारे कंट्रीज में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग है ना, साउथ अमेरिका में भी अलग प्राइसिंग सिस्टम है, जिससे कई जगह वैक्सीन सस्ती है, कई जगह वैक्सीन महंगी है। ऐसे ही कंट्री वालों ने करना चाहिए। चलिए, देखने वाली बात यह होगी कि सरकार ने जब स्टेंट का प्राइस कंट्रोल किया उस समय भी काफी विरोध हुआ। तो अगर इस तरह का सख्त कदम लाने की जैसे की बात की जा रही है, हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अगर इस तरह की कोई पॉलिसी आती है तो उसको कैसे स्वीकार किया जाएगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन
बड़ा सवाल यही है कि इस मुनाफाखोरी, इस लूट पर रोक कैसे लगेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।